में नफरत यानी सांप्रदायिकता, और पूरे 1945 से 1990 के दौर में जब पूरी दुनिया में दो खेमे बन गए थे, रूसी खेमा और अमेरिकी खेमा, उस दौरान नफरत पूंजी के बाद सबसे दूसरे नंबर की बड़ी ताकत है। आज हमारे सामने जो हुकूमत है वो नफरत पर टिकी है और खरबपति लोगों की तरफ देखती है। आम जनता ने आवाज चूं की, चाहे संसद में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे कॉलेज में हो, कुचल दी जाएगी। इस ज़हनियत का दौर हमारे मुल्क में है कि दबा के रखो, कुचल के रखो। दौलत उनके पास, मीडिया उनके पास, पुलिस उनके पास, मिलिट्री उनके पास, सच कहने वाले के पास सिर्फ एक ताकत है जो गांधी ने दिखाई, हमारे बुजुर्गों ने दिखाई, पैगंबर मोहम्मद ने दिखाई, ईसा मसीह ने दिखाई, बौद्ध ने दिखाई, लेकिन गांधी ने उसको हमारे सामने, मतलब हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मेरे पिताजी थे उस जमाने में, अग्रवाल साहब के पिताजी थे उस दौर में, इनके सामने उनको साथ लेके खड़ी की ताकत, वो ताकत थी सच्चाई और अहिंसा की ताकत, सत्याग्रह की ताकत। आज मसला ये है कि एक तरफ वो हुकूमत है जो पोलराइजेशन पर, ध्रुवीकरण पर टिकी है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान दो अलग कम्युनिटी नहीं है। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बचपन में गोद में बिठा के पढ़ाया, मौलवी अहमद बख्श मुसलमान थे। मेरी रगों में मेरे हिंदू माता पिता का खून दौड़ता है, लेकिन मेरी ज़हनियत को मेरे मुसलमान शिक्षक ने बनाया। उसी तरीके से तमाम मुसलमानों में उनके माता पिता का खून दौड़ता है, अम्मी अब्बा का खून दौड़ता है, लेकिन उनकी ज़हनियत को हिंदू मास्टरों ने बनाया। ये हमारी जो कल्चर है ओवरलैपिंग है, जुदा जुदा नहीं है, एक ही है। और हमारा इस वक्त बहुत जुल्मी हुकूमत से मुकाबला पड़ गया है, तो हमारे लिए सत्य और अहिंसा की ताकत फिर खड़ी करनी है। और वो ताकत पिछले 5 बरस में या 3-4 साल में 3-4 तरीके से प्रकट हुई। पहली ताकत तो प्रकट हुई शाहीन बाग की लड़कियों ने खड़ी की, अभी वो बेटी ने जिक्र किया था। मैं मानता हूं कि अगर वो आंदोलन नहीं खड़ा होता तो पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करते, उसको रोका। दूसरी चीज, हमारे मुल्क में किसानों ने 13 महीने सरहदों पर बैठ के जो सत्याग्रह किया, वो सत्याग्रह की दूसरी मिसाल। शाहीन बाग का सत्याग्रह गांधी जी के 1930 वाले नमक सत्याग्रह के टक्कर का सत्याग्रह था। किसानों का सत्याग्रह उसी मिसाल। तीसरी राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा, नहीं बंद, क्योंकि तासीर बदली उसने। मैंने राहुल गांधी से कहा एक दिन जब मैं को उस यात्रा में, तो हम 8 लोग थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे, मणिशंकर अय्यर थे, मैं था, ये हर्षमंदर थे, किसान की भाई। तो मैंने कहा कि 1990 में राजीव गांधी ने एक दिन की सद्भावना यात्रा निकाली थी। उसका बैटरी डाउन हो गया, तो उसके जब खबर लगी अखबार में कि यात्रा निकाल रहे थे, मैं उसे मिलने गया था। मैं उस मशवरे बड़ी हिम्मत मुझे आई थी, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन ने नाम तो लिया राम का, लेकिन इंसान के अंदर इतना जहर भरा, इतना बड़ा शैतान खड़ा किया कि हमारा मुल्क मिट्टी में मिला। और राजीव गांधी से मैंने राहुल को बताया कि जब राजीव गांधी ने यात्रा निकाली, मुझे बड़ी हिम्मत बनती थी, लेकिन वो यात्रा 1 दिन की थी, उसमें कुछ 1000 लोग जमा हो गए। तुम्हारी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की है, महीनों की यात्रा है, इसमें लाखों लोग शरीक हुए। और ताज्जुब को देखो कि फिरका वारियत के खिलाफ ही यात्रा थी, इस हुकूमत के खिलाफ यात्रा थी, लेकिन उसने सांप्रदायिकता का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा हमारे दिमाग में, हम लोगों के दिमाग से खौफ निकालना चाहते हैं, ना डरो ना डराओ, इतने सरल अल्फाज में। तो मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा तीसरा गांधी का बड़ा काम आजाद हिंदुस्तान में हुआ। और चौथी बड़ी चीज इस चुनाव में, अग्रवाल साहब भी चुनाव लड़ रहे थे चांदनी चौक में, इनकी लोग, जमीन का आदमी इज्जत करता था, दुकानदार भी इज्जत करते थे,
और बात क्या थी, अभी मैंने उनकी तकरीर सुनी, इतनी सरल भाषा में ये बात करते हैं कि इससे किसी को बैर हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान में जो चुनाव का दौर था, भले ही दिल्ली का चुनाव, इनको कई और सीटों पे भी कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान में संविधान का जो मुद्दा खड़ा कर दिया, लोगों के रगों में उतार दिया कि संविधान खतरे में है, और हिंदुस्तान की आवाम को साथ खड़ा कर दिया। मैं मानता हूं कि चौथी बड़ी चीज आजादी के बाद ये हुई है। तो ये चार चीजें तो होगी, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं है। अभी भी हमारे मुल्क में सांप्रदायिकता का पूरा स्ट्रक्चर क्यों करते हुए मंदिरों पर उनका कब्जा है, खरबपति उनके साथ, मीडिया उनके हक में है, संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिला के सब उनके कब्जे में है। इसलिए चुनौती बहुत गंभीर है। मेरा एक मशवरा ये है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में 5, 7, 10 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना दें। मैंने भी कोशिश की है, संगम बिहार में 15-20 लड़कियां हैं, औरतें बुर्केबाजी। मैंने कहा कि हम जॉगिंग एंड थिंकिंग, दौड़ो और सोचो, ऐसा ग्रुप बनाओ। क्योंकि मेरे अब्बा ने, अहमद पहलवान, हमारे ललितपुर जिले, झांसी जिले के बहुत बड़े पहलवान थे, यूपी के नंबर 1 थे। मेरे पिताजी ने उनसे कुश्ती सीखी, फिर मेरे पिताजी गांधी जी के पास चले गए एक दिन, वहां से सीख गया। छोटी उम्र के 14 साल के लिए उनकी आए तो उस्ताद से बोले, उस्ताद गांधी जी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपन ही कुछ कर सकते हैं। तो अहमद पहलवान बोले, क्या कहते हैं वो? बोले 5 बातें कहते हैं। एक बात तो ये कहते हैं कि सच बोलो, दूसरी बात कहते हैं किसी कमजोर को मारो मत, तीसरी बात वो कहते हैं किसी से बगैर पैसे दिए काम मत कराओ, बिगाड़ मत कराओ, चौथी बात कहते हैं कि किसी को अपने से छोटा मत मानो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पे, और 5वीं धार्मिक द्वेष मत रखो, ये गांधी। और एक छठी बात और कहते हैं वो कि खादी पहनो। तो अहमद पहलवान बोले, खादी का तुम्हें जानते नहीं, नई बात है तुम बता रहे हो। ये सब बात मैं कह रहा हूँ 1929 की बात, जब मेरे पिताजी की बातचीत हुई अहमद पहलवान से, तो कहने लगे खादी के बारे में तो ज्यादा जानते नहीं, लेकिन अपन गांव-गांव में अखाड़े खोलेंगे और उनको कुश्ती सिखाएंगे जो इन 5 बातों को मानेंगे। और इस तरीके से मैं मानता हूं कि कुश्ती भी आजादी की लड़ाई का एक औजार बनी। हम भी अगर ये बच्चों में, और बल्कि मैं तो 76 साल का हूं, अभी भी मैं दौड़ता हूं, मैं मानता हूं कि अगर हम दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो हमारे दिमाग का जो जहर है वो भी हल्का होगा। दौड़ना के लिए जिस्मानी एक्सरसाइज नहीं है, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए। वो लड़कियां बुर्का में है, उनके कईयों के पास जूते भी नहीं है, दौड़ती है हमारे साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप ये मुहिम खड़ी करें इस मुल्क में दोस्ती की भावना बढ़ाने के लिए और सही सोच पैदा करने की ताकत पैदा करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम चलाएं। अब एक हल्की सी आखिर में एक गजल सुनाना चाहिए। गजल लिखी मैंने 2 दिन पहले, अभी चरखी दादरी में हुआ लिंचिंग का मामला, मैं गया, साबिर का तो गजल हो, मर गए, पीट के मार डाले लोगों ने। असीरुद्दीन बच गए, बेहोशी करने कर फेंके थे लोग, उनके बेटे। तो खैर मैं गया, उनसे मिला, फिर वहां पे गाँव में नहीं मिले। साबिर की भाई को फैमिली चली गई, पश्चिम बंगाल वहीं के थे वो लोग, और एक कबाड़ का काम करने वाले गरीब लोग थे। और असीरुद्दीन दिल्ली आ गए थे, मैं दिल्ली में मिला असीरुद्दीन से 2-4 बार और मेरी मुलाकात हुई। लेकिन उनकी शक्ल देख के मुझे एहसास हुआ कि जितना सरल ये आदमी है, ईमान की रोटी खाता है, जो बात दिल में है वही जुबान से बोलता है, कपट छू नहीं गया, और दूसरे की दुख तकलीफ का एहसास करता है, तो ये तो फरिश्ता है। और ऐसे लोगों को हम पीट के मार डाले। तो एक नज़्म लिखी मैंने, वो सुन ले। हुजूम लेके मुझे लिंच करने आए हो, न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा के आए हो, तुम्हारे ट्रैक्टरों में बैलों को बेकार किया, कत्ल खानों को तुम्ही ने तो माला माल किया, हमारे सर पे ये
तोहमत लगाने आए हो, हुजूम लेके मुझे लिंच करने आए हो। तुमने मजबूर किया हमको सुअर खाने को, बस्तियां छोड़ के दड़बों में सिमट जाने को। तुम्हारी गायों को हमने ही तो चराया है, पिलाया पानियों मलमूत्र भी उठाया है। न बूंद दूध की हमको मिली न बच्चों को, अनाज छीन लिया छोड़ दिया मरने को। अपने आकाओं को कुर्सी दिलाने आए हो, हुजूम लेके मुझे लिंच करने आए हो। और ये अमेरिका के बारे में, जहां पे सबसे अधिक बीफ खाया जाता है, वहीं तुम्हारे लिए स्वर्ग नजर आता है। उनके हर जुल्म की तुमने हिमायत की है। यहाँ सच्चाई ये है कि बढ़ चढ़ के गुलामी की है। यहाँ गुलामी का करतब दिखाने आए हो, हुजूम लेके हमें लिंच करने आए हो। दो लाइनें, आखिरी लाइनें। जरा तो होश में आओ कि एक रूह हो तुम, अंधेरा जीतने के हर तरह से लायक तुम। कहो कि प्यार से अपना बनाने आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और रियाज साहब, आपको मैं कितना मुबारकबाद दूं कि आप, मैं जानता हूं कि इस साल खर्चा कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तो खर्चा हुआ होगा, चाय वाय का खर्चा आया। इतना खर्चा ये हर साल कोई चंदा वंदा मिलता नहीं, इनका जज्बा है। और मैं कई सालों से इनसे मिलता रहता हूँ और हिम्मत लेता हूँ इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया।